अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ई टाइम डी कैट 2026 फ़िज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। और आज का जो चैप्टर है वो मेरे पास है फोर्स एंड मोशन। और फोर्स एंड मोशन में अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो हमारे पास आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैकेनिक्स की फ़र्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी क्या है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स हम कहते हैं मोशन विदाउट फोर्स। विदाउट फोर्स है तो एफ़ हमारे पास ज़ीरो, एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होगी, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स में हम कहते हैं जी मोशन प्रेजेंस ऑफ फोर्स, यानी काज को हम डायनेमिक्स में बेसिकली हम किसको काज को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और आपको पता है मोशन का काज क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम फोर्स को स्टडी करेंगे। तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन भी हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। अब जब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वेलोसिटी हमारे पास उसमें वेरिएशन आएगी, यानी वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी। और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप सब जानते होंगे इसके बारे में कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टू, तो याद रखिएगा ऑब्जर्वर, रेफरेंस फ्रेम, ईच अदर। अब इसकी एग्ज़ाम्पल एक कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है, आपने टेक्स्ट बुक वगैरह में पढ़ी हुई है कि एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है कार पे, तो उसको बाहर जितनी बिल्डिंग्स हैं, दरख्त हैं, वो सारी चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती हैं। हालांकि बिल्डिंग्स मूव नहीं कर रही होती, वो इसलिए उसको ऐसे लग रहा होता है कि वो जिस रेफरेंस फ्रेम में है तो वो ख़ुद जो है वो किस में है? मोशन में है। और दूसरा, अगर आपको कोई बंदा बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसके लिए आप मूव कर रहे हैं, हालांकि आप गाड़ी में मूव नहीं कर रहे होते, आप रेस्ट पे होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो याद रखिएगा, दे आर रिलेटिव टू ऑब्ज़र्वर, दे आर रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम एंड दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो पहला जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा क्या है? डिस्टेंस है। एमटी कैट के सिलेबस में भी और रीटा के भी। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ये एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी के साथ और एस के साथ। यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर और किलोमीटर, या इसको हम मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। तो इसमें जो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, डिस्टेंस मेरा हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी हमारे पास नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारे पास क्या है? कैपिटल एल है। क्वांटिटी कौन सी है? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ से एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि एक बॉडी है, बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट डिस्टेंस इन 1.5 वाइब्रेशन। तो एक बॉडी है वो सिंपल, लेट्स से पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, तो ये अपनी मेन पोजीशन पे ऑक्सीलेट कर रहा है। तो अब इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने डिस्टेंस इसका फाइंड करना है 1.5 वाइब्रेशन के लिए। तो देखें 1 वाइब्रेशन पेंडुलम का किसके बराबर आता है? 4a के बराबर आता है। ठीक है, a यानी एम्पलीट्यूड, जो कि आपके पास मीन से एक्सट्रीम पोजीशन का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, या आपके पास एम्पलीट्यूड गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले आप 1 वाइब्रेशन का निकाल लें, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब 1 वाइब्रेशन में आपके पास कितनी वैल्यू आई? 10 आई। आपसे वो कितनी पूछ रहा है? 1.5 पूछ रहा है। तो 1.5 का 1 वाइब्रेशन कितना आ गया? 10। तो उसमें आप हाफ ऐड कर देंगे तो 10 + 5 आपके पास कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड जो गिवन होगा उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें। बाद में अगर वो हाफ़ का पूछता है, 1.5 का पूछता है, तो आप उसको ऐड करके इस तरह आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये टर्म जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कीजिएगा। शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी के साथ, क्यों कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर आपने एरो लगा देना है।
SI यूनिट इसकी मीटर है, किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है और हमारे पास मिलीमीटर भी हो सकती है। डायमेंशन बच्चों इसकी हमारे पास सेम होगी, जिस तरह आपके पास डिस्टेंस के लिए आपने L यूज़ किया, यहाँ पे डायमेंशन आप L यूज़ करेंगे। और क्वांटिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होगी। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि इसमें डायरेक्शन जो होती है वो लॉन्ग मोशन ऑफ द बॉडी होती है। अब कुछ पॉइंट्स हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ग्रेटर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, तो यस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कब होगी? अलोंग कर्व्ड पाथ, यानी एक बॉडी जब कर्व्ड पाथ में मूव करेगी तो उसमें जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये इक्वल कब होंगे? यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा अलोंग स्ट्रेट पाथ, यानी बॉडी जब अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, लॉन्ग स्ट्रेट पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। एक और पॉइंट याद रखें, रेशो की फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ कि रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो वो याद रखिएगा लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हैं। अगर डिस्टेंस 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो इसका मतलब है बॉडी आपके पास किधर है? रेस्ट पे है। तो पहली कंडीशन क्या थी? इफ़ डिस्टेंस इज़ 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, तो इसका मतलब है बॉडी आपके पास क्या है? रेस्ट पे है। अगर डिस्टेंस हमारे पास 0 हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 ना हो, तो बच्चों याद रखिएगा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि डिस्टेंस तो हमारे पास 0 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 नहीं है। अगर डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 है, यानी डिस्टेंस की कोई भी वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 10 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 आ रही है, तो इसका मतलब है वो पाथ कौन सा है? क्लोज पाथ है। अब क्लोज पाथ याद रखिएगा, इस तरह ट्राइंगल भी हो सकती है, इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकती है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है आपके पास। यानी अगर आपने ये एक पाथ, एक ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है आपका ऐसा सर्कुलर, आपने यहाँ से भागना शुरू किया, भागते 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 आप वापस इसी पॉइंट पे आ गए। अब आप डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या था हमारे पास? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो डिस्टेंस तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये पाथ कौन सा है हमारे पास? क्लोज पाथ है। यानी आपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट लिया था, वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी? 0 होगी। और पाथ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस भी नॉट इक्वल टू 0 हो और डिस्प्लेसमेंट भी नॉट इक्वल टू 0 हो? ठीक है, ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? जब पाथ आपके पास क्या हो? ओपन पाथ हो। ठीक है ना, ओपन पाथ में हमारे पास डिस्टेंस भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपने कंडीशंस याद रखनी है, इनमें से MCQ बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि व्हेन एवर डिस्टेंस S इज़ 0, यानी जब भी हमारे पास डिस्टेंस 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट शुड या मस्ट बी 0। ठीक है, ये कंडीशन है कि अगर डिस्टेंस हमारे पास 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकती है। बट इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 है तो डिस्टेंस में आर में नॉट बी 0। फिर डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। इसके केसेस में अभी मज़ीद आपसे डिस्कस करूँगा, हाँ, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं MD-CAT और ईटा के लिए। तो ये बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी है, पेज को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।